Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Today we are going to discuss about बैंड थ्योरी. जो बैंड थ्योरी है बेसिकली वो आपके जो मेटल्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जिस तरह कोहेसिव प्रॉपर्टी, इलास्टिक, थर्मल, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये उनको एक्सप्लेन करती है, उनको फाइंड आउट करती है. क्योंकि ये हमारा टॉपिक मैग्नेटिज्म में है इसलिए हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. हमारा जो पर्पस होगा इसके अंदर हमें वो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है एट 0 केल्विन. स्पेशली जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिस तरह निकल है, कोबाल्ट है या फेरिक है. तो निकल का हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0.60 है, 1.72 कोबाल्ट का है और सबसे ज़्यादा फेरिक का है. तो इसकी अगर ओरिजिन की बात करें तो ईसी स्टोनर और एनएफ मोट यूनाइटेड किंगडम के दो साइंटिस्ट थे. 1933 से 1936 में उन्होंने थ्योरी दी और यूनाइटेड स्टेट का जो बंदा था वो जेसी स्टेलर था जो भी इनके साथ इंक्लूड था. अगर हम पूरे बैंड थ्योरी का मतलब है पूरे सॉलिड की थ्योरी जो थी. लेकिन अगर हम पहले इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें फ्री एटम की तो हम जानते हैं फ्री एटम जो होते हैं वो लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं और हर एटम की जो शेल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है. और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 4 क्वांटम नंबर यूज़ करता है. पहले क्वांटम नंबर जो होते हैं वो आपके शेल और सब शेल को एक्सप्लेन करते हैं और जो चौथा क्वांटम नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को एक्सप्लेन करता है. और आपके पास जो शेल्स होते हैं उनको एक्सरे नोटेशन में मतलब KLMN से शो किया जाता है और जो सब शेल्स होते हैं उनको क्वांटम मैकेनिक नोटेशन से शो करते हैं मतलब SPDF. अगर बात की जाए लेवल्स के लिहाज से तो हमारे पास जो S सब लेवल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 होते हैं, D में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अगर हाइड्रोजन से लेकर आर्गन तक जो होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना वो रेगुलर होती है. मतलब पहले S फिल होता है, फिर P, फिर D, फिर F. लेकिन जैसे ही आर्गन से हायर एटम्स पर जाते हैं ना, हैवी एटम में जाते हैं तो वहाँ पर इरेगुलरिटी इन्वॉल्व हो जाती है. मतलब 3P जिनमें कम्प्लीटली फिल्ड होता है ना वहाँ तक तो रेगुलर होते हैं और उनके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं आर्गन के. लेकिन जब जिस एटम के पास 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए ना तो जब वो 3P से आगे D में चले जाएं तो वहाँ पर आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इरेगुलर हो जाती है. क्योंकि 3P से आगे जो 3D है या 4S है वहाँ पर एनर्जी लेवल जो होते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं. तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इंटरचेंजेबल होते हैं. वो मतलब 4S पहले फिल हो जाता है और 3D बाद में फिल होता है. तो उनके एनर्जी लेवल सेम होते हैं इसलिए उनके अंदर ना रिलेटिव पोजीशन पाई जाती है. सॉलिड की फार्मेशन कैसे होती है? सॉलिड बेसिकली आपको पता है जब एटम्स बहुत ज़्यादा करीब ले आते हैं तो आपके पास जो स्टेट होती हैं वही बेसिकली फिर क्या बनाती हैं, बैंड बनाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक सॉलिड था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो रिवॉल्व कर रहा है उसके गिर्द, तो जब आपके पास 2 एटम्स करीब लेके आएंगे वो अपने अपने स्टेट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो अब पाउली के मुताबिक जब वो इतना करीब आ जाएंगे उनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इतना क्लोज हो जाएगा तो वही अब वो जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का है वो पहले वाले एटम के इधर भी रिवॉल्व करेंगे वो इलेक्ट्रॉन. तो वहाँ पर वो एक शेल की बजाय जो एक एटम का एक शेल था वो फर्दर 2 शेल में स्प्लिट हो जाएगा. इस तरह 2 एटम में एक एटम के पास 2 शेल हो जाएंगे. अगर हमारे पास n एटम्स हैं तो हर एटम के पास जो है हम n शेल होगा. ठीक है, तो जो हमारे पास हमारी जो टॉपिक अंडर डिस्कशन होना है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होने हैं. तो आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल होते हैं वही बेसिकली आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3D और 4S में होते हैं. यहाँ पर अगर हम उनका एक ग्राफ बनाएं आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास 3D और 4S का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है. 3D बेसिकली आपके पास जो है इसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट ज़्यादा होती है बानिस्बत 4S के. लेकिन अगर ग्राफ में देखा जाए तो 4S का साइज़ बड़ा बना हुआ है बानिस्बत 3D के. रीज़न ये है कि 4S न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होता है तो इसलिए इसमें जो बैंड है ना वो ज़्यादा क्लियर बनता है और 3D क्योंकि करीब होता है तो इसलिए इसमें जो बैंड की विड्थ है ना वो कम बनती है. लेकिन 3D में जो शेल्स होते हैं वो बानिस्बत 4S के ज़्यादा होते हैं. 4S में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं जबकि 3D में 10 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं.
और ये बाकी 1s का 2s का 2p का भी बनाए हुए हैं, ये बैंड्स बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं और हमने सिर्फ आउटर मोस्ट के बैंड बनाए हुए हैं शेल के, तो इसलिए इनको यहाँ पर ऑब्ज़र्व करना, इस लेवल पर ऑब्ज़र्व करना, इस इंटरएटॉमिक पर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। ओके, अब हमें ये पता है कि इनर शेल से अगर हमारे पास एक्साइटेशन होती है तो वहाँ से जो वेवलेंथ है वो सिंगल निकलेगी, उनकी वेवलेंथ सिंगल होगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत करीब करीब होती हैं और उनके जो डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, वो नुमायाँ होते हैं। लेकिन अगर हम आउटर शेल की तरफ जाते जाएँ तो बहुत सारे शेल मिलकर एक बैंड बनाते हैं और वहाँ पर डिस्क्रीट पैटर्न की बजाय कंटिन्यूस पैटर्न बन जाता है। अगर आउटर शेल से इनर शेल की तरफ ट्रांजिशन होगी तो आपके पास पूरी एक वेवलेंथ की सीरीज़ की जो वेव है वो मिट होंगी। तो यही बात यहाँ पे मेंशन की थी। तो सॉलिड में जो होता है हमारे पास जब फॉर्मेशन हो जाती है तो आउटसाइड में क्वांटम ऑफ अलाउड एनर्जी स्टेट्स बन जाती हैं। अच्छा, अब अगर ग्राफ जो है वो ड्रा करना, ये जो हमारे पास हैं शेल्स 3D और 4S, ये ड्रा करना मुश्किल है, तो फिर क्या करते हैं हम इसके लिए ना टर्म्स डिफ़ाइन कर लेते हैं। एनर्जी बैंड की जो रेंज है, एनर्जी जो बैंड है उसकी जो रेंज है उसको, और डेंसिटी ऑफ स्टेट को। डेंसिटी ऑफ स्टेट बेसिकली नंबर ऑफ़ स्टेट्स कहलाती हैं। हम फिर इन दो टर्म्स को लेकर हम कोई भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास प्रॉब्लम थी बैंड थ्योरी की कि वो ग्राफ को ड्रा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर इसके लिए नंबर ऑफ़ लेवल्स एक एनर्जी डिफरेंस में कितना एग्जिस्ट करते हैं, हम इन दोनों को लेकर हम ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह अलॉन्ग एक्स एक्सिस है हमारे पास एनर्जी है और अलॉन्ग वाई एक्सिस नंबर ऑफ़ स्टेट्स है। तो यहाँ पर जो है बैंड की शेप जो है वो कुछ इस तरह से बना दी गई है। ये निकल की बनी हुई है आपके पास। तो अब नीचे अगर देखें जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जिस तरह मैंगनीज़ है, फेरिक है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, तो ये इनके ना बनाए हुए हैं साइड बाय साइड करके। 3D का भी बनाया हुआ है और 4S का भी बनाया हुआ है, ठीक है। अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ये आपके पास डेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है एनर्जी है। तो इनकी जो विड्थ है वो इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, इनकी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रही है। तो इसके बाद बेंजीन की MnZn की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो Mn है वो नीचे है और Zn क्या है, ऊपर है, बिल्कुल एट द टॉप है ग्राफ में। तो ये हमें किसके बारे में बताता है? पहली बात तो ये है कि शेप जो है ना वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के लिए चेंज नहीं होती, जो कि हमने एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दी है। इसको रिजिड बैंड मॉडल भी कहते हैं। बाकी हमारे पास ये डायग्राम ये शो करती है जो 3D होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, लेकिन ये कभी भी कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला टॉप लेवल का हमारे पास लेवल होता है उसको फर्मी लेवल कहते हैं। फर्मी लेवल से ऊपर कोई भी लेवल फिल नहीं होता, वो सारे सारे कम्प्लीटली एम्प्टी होते हैं, ठीक है। लेवल्स ऑक्यूपाइड्स बाय इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द 3D प्लस 4S इलेक्ट्रॉन। जितने भी आपके लेवल्स ऑक्यूपाई करेंगे वो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3D में और 4S में उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। और जो आपके पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसमें हमेशा 4S जो होता है वो कम्प्लीटली फिल होता है, क्योंकि 4S में सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन्स होने हैं। मैंने आपको पहले बताया हैवियर एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इरेगुलर होती है। फर्दर अगर हम आगे एग्जांपल डिस्कस करें तो हम निकल की एग्जांपल ले सकते हैं। निकल के अगर जो मैग्नेटिक एविडेंस की बात करें तो प्रैक्टिकली जो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं वो 9.4 करते हैं, और जो आपके पास 4S में वो 0.6 करते हैं। अगर फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास जो 10 में से जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो 3D में होते हैं, और आपका जो 4S होता है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है। कॉपर में आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 10 आपके पास 3D में होते हैं, ये कम्प्लीटली फील्ड होता है, और आपके पास जो 4S होता है वो पार्शली फील्ड होता है। जिंक में आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये दोनों के दोनों आपके पास 3D और 4S जो होते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं। आउटर मोस्ट शेल्स की बात कर रहे हैं, उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ओके। फिर जो एक बात तो ये है कि जो फील्ड लेवल होते हैं वो कभी भी किसी भी किस्म की मैग्नेटाइजेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करते। तो उसका मतलब है जिंक का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो ज़ीरो होती है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। रीज़न ये है कि हर स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपोजिट स्पिन के साथ एग्जिस्ट करते हैं। जिनकी अपोजिट स्पिन होती है उन पर नेट इफेक्ट उनका क्या होता है, ज़ीरो, उन पर एक्सचेंज फोर्स अमल नहीं करती। लेकिन
अगर देखना ये हो कि एक्सचेंज फोर्स के पीछे वजह क्या है, आपके मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह क्या है, तो उसके लिए फिर एक हम अनरियल एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एटम है, हमारे पास एक एटम के पास ना जो 10 इलेक्ट्रॉन है हर एक के अंदर, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। तो सपोज़ करें एक एटम में ना हमारे पास एक 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 इलेक्ट्रॉन है और उसके लेवल 10 हैं, ठीक है। तो जब आपके पास 10 एटम्स कंबाइन होंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो 10 लेवल आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा इस बात को डिस्कस करें तो दोबारा ये है कि फ़र्ज़ करो हमारे पास एक एटम है और उसके पास एक पर्टिकुलर जो है ना वो एनर्जी लेवल है, उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। मिसाल के कर लेंगे हमारे पास ना एक सॉलिड बनने के लिए ना 10 एटम्स जो हैं वो कंबाइन हुए हैं। जब 10 एटम कंबाइन होंगे तो फिर हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन के पास 10 फर्दर शेल होंगे, मतलब आपके एक इलेक्ट्रॉन के पास 10 स्टेट है, ठीक है। अब आपके पास फिर जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले जो शेल्स होंगे ना उनमें इलेक्ट्रॉन्स को ना इलेक्ट्रॉन्स को वो शेल्स अलाइन कर दिए जाएंगे, असाइन कर दिए जाएंगे। अब जो सबसे लोएस्ट लेवल्स थे ये, उनमें एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अप और एक स्पिन डाउन के साथ, ये स्पिन अप है फ़र्ज़ करें, ये स्पिन क्या है, डाउन है। तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और दोनों की स्पिन क्या है, ऑपोजिट। तो ये ओवरऑल हमारे पास मटेरियल क्या है, न्यूट्रल। अगर इनमें से एक भी इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन क्या करता है, चेंज करता है और डाउन से अप में चला जाता है, तो वो जो अनबैलेंस है वो दो का क्रिएट करता है। एक तो अनबैलेंस उसने ये यहाँ पे क्रिएट किया और एक यहाँ पे क्रिएट किया, तो जो टोटल फिर मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो 2/10 होगा, मतलब 0.2 का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना वो पैदा हुआ, ठीक है। और ये होता है एक्सचेंज फोर्स की वजह से। आपका जो मटेरियल में अगर इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज करता है तो वो एक्सचेंज फोर्स की वजह से होती है। अगर हम एक्सपेरिमेंट से फेरक कोबाल्ट या निकल की कंपैरिजन करें तो हमारे पास स्पिन अनबैलेंस जो होती है वो 3D में होती है और 4S में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। रीज़न ये है कि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 4S जो होता है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, लेकिन जो 3D होता है वो कम्प्लीटली फील्ड नहीं होता, वो पार्शली फील्ड होता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें यह है कि 4S में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, तो इसमें जो स्पिन होने के चांस है ना वो बहुत कम होते हैं। इनकी स्टेट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो 3D में वो कम 10 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्टेट करीब होती है, एनर्जी मिनिमम होगी एक्सचेंज एनर्जी, तो इसलिए इसके एक्सचेंज होने का चांस ज़्यादा होता है, अनबैलेंसिंग का चांस ज़्यादा होता है। अच्छा, अब सैचुरेशन की बात करते हैं कि आपके पास जो बैंड थ्योरी कहती है ट्रांजिशन की जो सैचुरेशन है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो मैक्सिमम तब हो सकती है अगर आपका जो हाफ बैंड है वो उसमें एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो उसको फिर अगर हम सॉल्व करें मैथमेटिकली तो फ़र्ज़ करें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है ना 3D में और 4S में वो n है, तो जो सिर्फ और सिर्फ 3D में होंगे वो n-x होगा। जो x है जो आपके पास ये नंबर ऑफ़ 4S है, ठीक है। अब आपके पास जो 5 3D मोस्ट हैव स्पिन, ठीक है, तो आपके पास फ़र्ज़ करो कि 3D में ना 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से फिर जो बाकी बचने हैं 3D के अंदर, टोटल आपके पास 5 हैं, बाकी कितने बचेंगे, फिर 5 में से हम ये जो है n(x-5) वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो n(x-x-5) हो गया, तो हमारे पास 5 में से हमने उसको निकाल दिया, हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, 10 माइनस इंटू n-x। ये बात दोबारा समझ लें कि हमारे पास बात ये की थी कि आपके पास मैग्नेटाइजेशन में जो रोल है ना वो आपके पास 3D शेल का होता है, और बैंड थ्योरी ये कहती है कि जो 3D का हाफ बैंड भी है ना वो कम उसमें अगर आपने सैचुरेशन देखनी है, मैग्नेटाइजेशन देखनी है तो उसका हाफ बैंड में कम से कम जो है ना 5 जो हैं इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हमें पता है जो 3D में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हमने किससे शो किया हुआ है, n-x से। तो आपके पास जो 3D के अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर जो होंगे वो किस तरह होंगे कि अगर हम 3D में से उन 5 को निकाल दें, ठीक
ठीक है। तो एन माइनस एक्स माइनस क्या कर दिया 5, ठीक है। और आपके पास फिर जो फार्मूला बनता है फिर वो क्या बनता है, म्यू एच इक्वल टू, वो 5 में से उनको निकालना है, ठीक है। 5 में से जो उनके निकाल दो वो बाकी बच गए थे, अब 5 में से उनको निकाल दो तो हमारे पास टोटल में से वो निकाल देंगे तो हमारे पास 3D में सिर्फ और सिर्फ 5 बच जाएंगे। जब ये माइनस में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होकर फार्मूला बन गया 10 माइनस एन माइनस एक्स। ये हमारे पास फार्मूला बनता है आपके पास बैंड थ्योरी में मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम मैग्नेटिक मोमेंट को ही कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपके पास मैक्सिमम अनबैलेंस होगा ना, वो आपके पास कितने अनफील्ड शेल मौजूद हैं 3D के अंदर, वो चीज़ कैलकुलेट करेगी। अब फ़र्ज़ करें निकल है, निकल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब आप एन की जगह पर 10 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो जो म्यू एच है वो एक्स म्यू ऑफ बी पर आ रहा है, तो एक्स की जो वैल्यू है वो 0.6 है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। जब हमने एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे पुट करेंगे तो वो 10.6 में से n जो है वो 10 एटम निकल गया, तो कितना बच गया 0.6। तो इसका मतलब है जो आपके पास निकल का मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.6, ठीक है। अब कॉपर जो है उसका नेगेटिव होता है म्यू एच, अगर हम ग्राफ के लिहाज से देखें, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो ज़ीरो है। क्यों? अब ये एक, ठीक है। तो बैंड थ्योरी जो है वो प्रीडिक्ट करती है मैगनीज एंड नेट लाइट, जो प्रीडिक्ट करती है मैगनीज और जो नेट लाइटर एलिमेंट्स है उससे, कि वो ज़्यादा मैग्नेटिक होंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से। किस डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से? जो इसने अभी ये अजम्पशन दी है कि आपके पास जो 3D है उनमें कम से कम जो है हाफ बैंड जो हो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। इसके अकॉर्डिंग अगर वो आगे फर्दर मैगनीज को या नेक्स्ट लाइटर एलिमेंट्स को वैल्यूएट करे तो वो फिर ये कहता है कि मैगनीज या मैग्नेटिक नेक्स्ट लाइटर एलिमेंट वो ज़्यादा मैग्नेटिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्पिन अगर आयरन की बात करें तो स्पिन अप आयरन 5 होते हैं उसके पास, आयरन में स्पिन अप जो इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो और जो 2.4 होते हैं वो स्पिन डाउन होते हैं। अनबैलेंस 5 में से 2.4 जो निकाल दो 2.6 आ जाता है। तो आपके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया वो 2.60 आया है, लेकिन जो ऑब्ज़र्व किया गया है वो 2.22 है, मतलब 20% जो है वो लेस आता है आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू से। तो यहाँ पर अब एरर तो है, लेकिन निकल की वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आई थी, लेकिन इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आई, फिर भी एरर आया 20% का। और ये इस फार्मूले से प्रीडिक्शन इसने मैगनीज़ की या लाइट लाइट एलिमेंट की, लेकिन वो बैंड थ्योरी के मुताबिक वो तो वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी मैग्नेटाइज, लेकिन वो है नहीं। तो समरी इसकी ये निकलती है कि हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन है ना वो पार्शली फील्ड बैंड होनी चाहिए, ये बैंड थ्योरी कहती है हमें, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लेवल जो है ना वो मस्ट भी हाई होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे जो हैं आपके पास जो एटम्स हैं वो एक एग्जैक्ट डिस्टेंस पर होने चाहिए ताकि एक्सचेंज फोर्स जो हैं वो डी इलेक्ट्रॉन को स्पिन कर सकें इन वन एटम, ताकि वो दूसरे एटम के अंदर उनको क्या कर सकें, अलाइन। तो पहला रूल आउट इसलिए हो जाता है कि आपके पास इनर शेल जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, तो इसलिए जो आपके पास डेंसिटी ऑफ लेवल्स है वो आपके पास आउटर एलिमेंट्स में इतनी हाई नहीं हो सकती। दूसरा, आउटर शेल कभी भी कम्प्लीटली फिल्ड हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इनर शेल्स कम्प्लीटली पहले फिल्ड होंगे फिर आउटर शेल कम्प्लीटली फिल्ड होंगे ना, अगर ना ही हुए फर्दर इलेक्ट्रॉन्स तो फिर किस तरह कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं, डेंसिटी हमारे के पास कम होगी। लेकिन जो रेयर अर्थ है उसमें ये कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसमें केस को थोड़ा सा उल्टा होता है, उनमें जो इनर शेल्स कंप्लीट नहीं होते और डेंसिटी हाई होती है। यहाँ पर बैंड थ्योरी फिर बड़ा प्रॉपर वर्क करती है, तो ये फिर जो मटेरियल्स हैं ये फेरोमैग्नेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर अब बात करें आगे पॉली पैरामैग्नेटिज्म की, तो जो बैंड थ्योरी है वो पॉलीमैग्नेटिज्म के बारे में ये बताती है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली फील्ड होते हैं वो ऑक्यूपाई द अवेलेबल लेवल्स अकॉर्डिंग टू फर्मी डायरेक डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अवेलेबल लेवल्स को ऑक्यूपाई करते हैं वो फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। बैंड थ्योरी ने पॉली पैरामैग्नेटिज्म दिया था ना पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में,
तो उसमें फिर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। अब ज़ीरो कैलिपर इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि फर्मी लेवल तक जो है ना वो आपके पास लेवल जितने भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो फुल होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे हायर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एम्प्टी होते हैं। जिस तरह अब डायग्राम है, ज़ीरो केल्विन पे आपके पास ये नीचे ऑक्यूपाइड हैं जो पूरी डार्क लाइन शो कर रहा है, ये आपके पास जो है वो अ, आगे आने वाले जो लेवल्स हैं अवेलेबल उनमें सिर्फ स्टेट्स, उनमें कोई भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है मौजूद नहीं है। अगर फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास जो बैंड है वो दो हाफ हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो हर एक के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एज आ क्रिस्टल जो होता है आपके पास, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ना एक्सटर्नल फील्ड का सहारा लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ना जो बैंड है ना, एक हमने उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, हर एक के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, सेम। तो ओवरऑल जो नेट फील्ड होगा ना आपके पास वो ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरो केल्विन में बात करें तो आपका फील्ड अप्लाई किया जाए तो रिवर्स स्पिन होगी, ठीक है, जस्ट बिलो द फर्मी लेवल। तो जो आपके पास स्पिन होगी तो जिसकी वजह से ना थोड़ा बहुत ही आपके पास इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाएगा और आपके पास अ, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो थोड़ा सा क्रिएट होगा। इसको वीक पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर के इफेक्ट से भी देखेंगे तो जो एक्साइट होंगे वो मोस्ट अपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो आपकी स्पिन अनबैलेंस को चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो आपकी ससेप्टिबिलिटी है वो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब अगर इसी एग्जांपल को आगे हम लगाएं फेरो के ऊपर और पॉली के ऊपर, तो डिफरेंस ये है कि फेरो के अंदर जो अनबैलेंसिंग फ़ोर्स होती है वो ज़्यादा होती है और पैरा के अंदर अनबैलेंसिंग फ़ोर्स जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती। तो इसी वजह से जो मैंगनीज़ है उसका एक इलेक्ट्रॉन कम होता है आपके फेरिक से। यही वजह है कि वो आपके पास जो है वो पैरा है और आपका फेरिक जो है वो आपके पास, या आयरन जो है वो आपके पास, उसके पास खुद की मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से वो क्या है आपके पास फेरोमैग्नेटिक है। रीज़न ये है कि उसका मॉलिक्यूलर फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से उसकी एक्सचेंज फोर्स बहुत ज़्यादा होती है और वो स्पिन करने की काबिलियत ज़्यादा रखते हैं। अगर उस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दें तो फिर जो है उसकी जो स्पिन अलाइनमेंट जो अनबैलेंसिंग होती है वो मैक्सिमम होती है बानिस्बत किसके, मैंगनीज़ के। तो ये बैंड थ्योरी में एक एडिशनल फैक्टर ऐड किया था पॉली पैरामैग्नेटिज्म, उसने इसको लेकर एक्सप्लेन किया था। कुछ जगह पर जो है वो चीज़ें सेटिस्फाई नहीं भी होती, जहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है आपके हाफ फील्ड की, पार्शली फील्ड की। तो वहाँ पर सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉलो करते हैं लेकिन हर एक एलिमेंट फिर बैंड थ्योरी को फॉलो नहीं करता।